हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक और लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की, और इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सरफेस टेंशन क्या होता है इसको अच्छे से समझ लिया था। जो जो चीज़ें होती हैं वो भी हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन कर ली थी। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नई नई बातों को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, सॉफ्ट फिल्म। सॉफ्ट फिल्म यानी कोई फिल्म देखने जा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। सॉफ्ट फिल्म क्या होता है, जैसे आप झाग देखते हो, झाग या सॉफ्ट मतलब समझ पा रहे हो कि साबुन है, साबुन का जो बुलबुला होता है, सीधा सीधा मैं बोलूँ, या उसके अंदर से जो झाग होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मेनली जो सॉफ्ट फिल्म होता है, अगर हम उसकी बात करें और उसके द्वारा लगने वाले फोर्स यानी इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करें तो कितना लगता है, क्योंकि सॉफ्ट फिल्म क्यों लिया ये भी एक क्वेश्चन उठता है। बहुत सारी चीज़ें थी, आप लोगों ने क्या उठाया, आप लोगों ने सॉफ्ट फिल्म उठाया, दैट मीन्स मैंने सॉफ्ट फिल्म उठाया, तो इसका कारण क्या है, तो कुछ ना कुछ अनोखी चीज़ होगी इसके अंदर। बिल्कुल, इसके अंदर क्या है, कुछ अनोखी चीज़ें हैं। अब वो अनोखी चीज़ क्या है, ध्यान से समझिएगा। मेनली होता क्या है, मेनली अगर हम बात करें तो कोई भी लिक्विड है या कोई भी इस तरीके से नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट, जैसा कि सॉफ्ट फिल्म के जैसा, जैसे कोई बुलबुला हो गया या ड्रॉप हो गया, मतलब वाटर ड्रॉप हो गया, कुछ भी हो, तो उसके पास कितनी सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं? एक सरफेस कितनी होती है? एक। तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन सॉफ्ट फिल्म एक अजूबा क्या है, एक अजूबा कॉन्सेप्ट है। अजूबा कॉन्सेप्ट क्यों है? अजूबा कुछ नहीं है सर। एक्चुअल में इसमें जो सरफेसेस होती है कितनी होती हैं? दो हो जाती हैं, बस यही कारण है कि इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, सॉफ्ट फिल्म के कितने सरफेस? दो। तो सरफेस टेंशन भी कितना? दो। जैसे हम अगर इस कॉपी को लें, ये देखिएगा, ये कॉपी है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे देख पा रहे होंगे कि इस कॉपी के कितने सरफेस हैं? दो। अगर मैं इसको ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखूँ तो इसके अंदर दो सरफेस हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक। तो इसके कितने सरफेस? दो। ऐसे ही सॉफ्ट फिल्म के अंदर होता है। सॉफ्ट फिल्म में दो सरफेसेस होती है, एकदम ऐसे ही एग्जैक्ट। सॉफ्ट फिल्म अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार इमेजिन करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे सॉफ्ट फिल्म क्या होता है। एक सेकंड पॉज करूँगा मैं, फिर मैं गूगल से निकाल के दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक प्रकार से सॉफ्ट फिल्म ही है। ऐसे ही आपको बहुत सारी इमेजेस आप गूगल पे देख पा रहे होंगे, ऐसे करके भी आपको नज़र आ रही होंगी, और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये वाली इमेज भी। तो इस तरीके की जो आप इमेज देख पा रहे हो, ये क्या है? ये सब की सब सॉफ्ट फिल्म है, ठीक है ना। सॉफ्ट फिल्म में मेनली कितने सरफेसेस होते हैं? दो, ठीक है। जब आप निकाल के लेके आओगे तो एक पतली ऐसी लेयर आपको नजर आएगी, ठीक है ना, पतली लेयर नजर आएगी। उस पतली लेयर में एक तो आगे सरफेस और एक जस्ट पीछे सरफेस, तो दो सरफेसेस आपको नजर आएंगी, इसीलिए मैंने बोला। अब अगर इसके पास दो सरफेस है तो हम अगर बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन कितना होगा? सरफेस टेंशन सर दो हो जाएगा। लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में बात किया था। सरफेस टेंशन कितना होता है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/L, ठीक है ना। यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? S से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, F/L, और इसी को हम लोग T से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स ये करते भी हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। यानी करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो ये तीनों बातें एक ही हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सॉफ्ट फिल्म ले रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक ले लिया सॉफ्ट फिल्म, बड़ा अच्छा नाम है इसका, सॉफ्ट फिल्म, और ये सॉफ्ट फिल्म है पूरा का पूरा, ठीक है, सॉफ्ट फिल्म है, क्लियर है। अब आपने क्या किया, आपने एक मूविंग वायर, फिक्स नहीं है ये, कुछ ऐसे है, ऐसे मूविंग वायर का मतलब इसको आप चाहो तो मूव करा सकते हो इधर से इधर, ठीक है। अब मेनली होगा क्या कि चूंकि ये सरफेस, मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस की प्रॉपर्टी होगी, क्या प्रॉपर्टी होगी? सरफेस अपने आप को क्या करना चाहती है? मिनिमाइज करना चाहती है। तो इधर से भी ये चाहेगी कि सिकुड़े अपने आप को, यानी मिनिमाइज करे सरफेस को, तो ऐसा प्रॉपर्टी तो शो करेगी ना, ये अपने आप को क्या करेगी? मिनिमाइज करेगी, हर ओर से मिनिमाइज करेगी, बिल्कुल। तो मिनिमाइज करेगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इधर से भी तो मिनिमाइज करेगी और इधर से मिनिमाइज करेगी। तो ध्यान से देखिए, पहले सरफेस कहाँ तक थी? इस वायर तक थी, मूविंग वायर तक थी, मूविंग वायर तक थी, लेकिन
क्या होगा, ये अपने आप को सिकोड़ने का प्रयास करेगी और उस चक्कर में क्या होगा, ये पहले सॉफ्ट फिल्म यहाँ तक थी तो हमारा वायर यहाँ तक था, तो ये जब सिकोड़ेगी तो ये मूविंग वायर भी क्या होगा, इधर की ओर क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। रीज़न, क्योंकि इधर की ओर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। भाई यहाँ की जो सरफेस है जो इससे कनेक्टेड है मूविंग वायर से, वो भी सिकोड़ के अपने आप को नीचे या बीच में लेके आ रही है चारों ओर से, है ना। सरफेस टेंशन यही तो होता है, यहाँ पे सरफेस टेंशन होगा, सरफेस आया मतलब सरफेस टेंशन आया, सरफेस टेंशन मतलब मिनिमाइज करने की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी, तो यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हैं, तो ये वायर भी क्या होगा, खींच के आगे की ओर आना स्टार्ट करेगा। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब अगर ये आगे की ओर आने का प्रयास करेगा तो मैं चाहता हूँ इसको रोकना, मैं क्या चाहता हूँ, इसको रोकना। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स, मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। अब मैं इस फोर्स से इस वायर को आगे की ओर आने से रोक रहा हूँ, तो ये जो फोर्स है वो कितना होगा, क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो फोर्स है वो कितना होगा। मेनली अगर हम एक सरफेस की बात करें, एक सरफेस है, एक सरफेस है, तो एक सरफेस के दौरान मतलब एक सरफेस पे सरफेस टेंशन पैदा होगा और उस सरफेस टेंशन के दौरान जो फोर्स पैदा होगी वो कितनी होगी, वो निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इधर भेज सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एस इंटू एल। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि कितना सरफेस टेंशन है और कितनी लंबाई। मैं सपोज कर ले रहा हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी कितनी है, एल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और ये अंदर की ओर आ रहे होंगे, तो अंदर की ओर आ रहे होंगे तो कितने फोर्स के साथ ये अंदर आ रहे होंगे, एस इंटू एल से आ रहे होंगे। सरफेस टेंशन के दौरान जितना फोर्स पैदा हो रहा होगा कितना हो रहा होगा, एस इंटू एल की नहीं, सरफेस टेंशन के दौरान पैदा हुई फोर्स कितनी होती है, एस इंटू एल, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एल, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं टी इंटू एल। तो ये सब क्या है, फोर्स है। सरफेस टेंशन के दौरान कितनी फोर्स पैदा होती है, सरफेस टेंशन में कितनी फोर्स पैदा होती है, इतनी फोर्स पैदा होती है। यहाँ पे अगर सरफेस टेंशन आया है तो फोर्स कितनी आई होगी, एस इंटू एल। ये एस इंटू एल क्या कर रही होगी, अंदर की ओर सिकोड़ रही होगी, सरफेस को मिनिमाइज करा रही होगी, यानी अंदर की ओर क्या लग रहा है, एस इंटू एल। हम क्या चाहते हैं कि इस वायर को यहीं पे रखना, क्योंकि ये वायर के ऊपर एस इंटू एल अंदर की ओर लग रहा है, तो इसलिए मैं बाहर की ओर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये वायर यहीं पे रह जाए तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको इस एस इंटू एल के क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। यानी यहाँ पे एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, एस इंटू एल। इसको मैं एक्सटर्नल बोल देता हूँ, ये क्या है मेरा एक्सटर्नल, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, एस इंटू एल। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इसकी एक सरफेस नहीं है, इसकी कितनी सरफेस है, दो। एक तो इस साइड और जस्ट इसके अपोजिट साइड है, यानी कितनी सरफेस है, दो सरफेस है, यानी दो सरफेस टेंशन, यानी डबल फोर्स लग रहा होगा। तो एक तो इधर हो गया, एक तो इस साइड हो गया सरफेस, मतलब सॉरी यहाँ से समझिएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, इस वाली को भी और इसके जस्ट पीछे वाली अपोजिट साइड वाली सरफेस को भी तो बैलेंस कर रहा होगा। यानी इस सरफेस पे जितना सरफेस टेंशन या जितना फोर्स लग रहा है अंदर की ओर उसको भी बैलेंस कर रहा होगा, जस्ट इसके अपोजिट साइड में जो अंदर की ओर फोर्स लग रही है या जस्ट जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स बन रही है उसको भी तो बैलेंस कर रहा होगा। ये तो सिर्फ एक साइड का देखा आपने, दूसरी साइड भी होगा, और दूसरी साइड क्या होगा, वो भी एस इंटू एल ही होगा। सरफेस तो वही है, बस अपोजिट साइड में है, दूसरी सरफेस है, इसलिए एस इंटू एल। अब एस इंटू एल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2s इंटू एल, ये बन जाएगा हमारा। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2s इंटू एल बन जाएगा ये। यहाँ पे याद क्या रखेंगे, याद ये रखेंगे कि सॉफ्ट फिल्म के कंडीशन में जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है या जो फोर्स पैदा होती है वो कितनी होती है, 2s इंटू एल। या इसी को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स पैदा होती है इन द कंडीशन ऑफ सॉफ्ट फिल्म 2 इंटू टी एल, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा एल। क्लियर है, याद रखेंगे, इतनी बात को आपको याद रखनी है, ठीक। कई लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर इसकी दो सरफेसेस कैसे हो सकती हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, अभी जाइए तत्कालिक सरफ वरफ लीजिए, अपने घर पे होगा, है ना, उसके थ्रू क्या बनाइए, एक फिल्म बनाइए। फिल्म जब आप बनाओगे तो आपको ये नज़र आएगा कि यार एक सरफेस यहाँ पे है और एक सरफेस जस्ट पीछे है। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो कई लोगों को अभी भी नहीं फील हो रहा होगा, मैं इसको फील कराने के लिए आपको बता रहा हूँ। मेनली जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, जहाँ भी सरफेसेस देखते हो, तो मेनली एक ही सरफेस होता है। जैसे आप ग्लास के अंदर पानी भरे हो, ठीक है,
तो हमने सरफेस की बात की है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सरफेस? सरफेस मतलब होता है कि कोई भी इंटरफेस जो किसके कांटेक्ट में हो, एयर के कांटेक्ट में हो। ठीक, अब पानी एक ग्लास के अंदर तुम लिए हुए हो, नहीं है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, पानी एक ग्लास के अंदर लिए हुए हो, चलो लेके मैं दिखाता हूँ, है मेरे पास ग्लास भी है, सब कुछ है, कोई बात नहीं। फ़ैन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर लीजिएगा, टेक्निकल टीम अपना कर सकती है ना। गुड, थोड़ा और भर दें, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे ये पानी है, तो इस पानी का कौन सा सरफेस कांटेक्ट के एयर में है? मतलब किसको हम सरफेस बोलेंगे मेनली? क्या नीचे वाले को हम सरफेस बोलेंगे? नहीं सर, ये जो मतलब फ्लूइड का कौन सा सरफेस, ये सॉरी फ्लूइड का किस ओर का पोर्शन सरफेस कहलाएगा? सर फ्लूइड का ऊपर वाला पोर्शन ही, ऊपर वाला इंटरफेस ही सरफेस कहलाएगा। यस और नो? रीज़न, क्योंकि यही वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस है, यही क्या है, एयर के कांटेक्ट में है। क्या नीचे वाला है? नहीं सर, ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है वो किसकी है? सर ग्लास की सरफेस है, ग्लास की सरफेस, नॉट द सरफेस ऑफ फ्लूइड विच इज़ कांटेक्ट इन एटमॉस्फियर। ठीक है, केवल और केवल ये वाली सरफेस है। तो इसके अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कितने सरफेस बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस है, और इस एक सरफेस के ऊपर ही सरफेस टेंशन बन रही होगी। दैट मीन्स अगर सरफेस टेंशन की बात करूँ तो कहाँ पैदा हो रहा होगा? यहाँ पे कि यहाँ पे? सर यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट फिल्म के केस में क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे नीचे क्या है, ग्लास की लेयर आ चुकी है, ग्लास आ चुका है। सॉफ्ट फिल्म के केस में क्या होगा कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एकदम पतली सी फिल्म बनेगी, आप देख पाओगे। तो एक तो ऊपर यानी एक साइड और जस्ट दूसरे साइड भी क्या होगा, दोनों ओर से क्या होगा, ओपन ही होगा। ओपन है तो इसका मतलब क्या हो गया, दो सरफेसेस आएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है? लीजिए इसको पी लीजिएगा आप। तो सॉफ्ट फिल्म की कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भैया सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन क्या है, इट इज़ अ यूनिट लेंथ ऑफ फोर्स, इट इज़ अ फोर्स ऑफ यूनिट लेंथ, सॉरी। और अगर फोर्स आएगा भैया तो 100% कुछ ना कुछ ताम झाम तो उत्पन्न कराएगा ही कराएगा, क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स में इतना तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कहानी कुछ ऐसे चल रही होती है कि अगर कहीं भी फोर्स आएगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करवाएगा ही करवाएगा, और अगर काम करवाएगा तो 100% क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण कितनी एनर्जी आती है। दैट मीन्स अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सरफेस टेंशन एनर्जी। ठीक है, चलिए सरफेस टेंशन एनर्जी की बात करते हैं। अब सरफेस टेंशन एनर्जी की बात को हम थोड़ा सा समझते हैं। सरफेस टेंशन एनर्जी, देखिए टेंशन वाली एनर्जी है, क्या कर सकते हैं, होगा थोड़ा एनर्जी, भाई टेंशन होगा तो 100% एनर्जी लॉस होगी ही होगी या गेन होगी ही होगी। अब देखिए टेंशन होगा तो एनर्जी एक जो ले रहा है उसको, उसकी क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी, और जो दे रहा है उसका गेन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सरफेस टेंशन एनर्जी क्या है, तो इस चीज़ से आप फील करिएगा कि अगर आप क्या चाह रहे हो, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखूँगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो अपने आप चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मेनली आप समझना, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि अगर मैं एक बबल ले रहा हूँ, मतलब आप सपोज करिए कि होता है ना, आप बबल निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई लिक्विड वगैरह आता है तो उसमें ऐसे डालते हो ऐसे, और उसके बाद ऐसे फूंक मारते हो तो बबल निकलता है। अगर आप कभी फील करिएगा, अगर आप थोड़ा सा मतलब फूंक मारो तो छोटे छोटे बबल निकलेंगे, अगर आप बहुत तेज़ी से फूंक मारो तो बड़े बड़े बबल्स नज़र आएंगे। समझ पा रहे हैं? आया ना, ऐसा होता है। अच्छा एक बात और बताओ, ये है क्या, ये है सर्कल, और यहाँ भी क्या है, सर्कल है। अच्छा ये दोनों सर्कल की मैं बात करूँ तो ये बताओ सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया सर इसका होगा। ठीक है ना, अपने आप में अपनी बराबरी में अगर इसके सामने किसी और क्या बोलते हैं शेप को रखा जाए तो उसके अनुसार तो सबसे कम सरफेस एरिया है, लेकिन अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, सबसे कम सरफेस एरिया इस छोटे वाले का है। दैट मीन्स अगर ध्यान से समझना, क्या समझना कि यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। भाई सरफेस पे यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, कम इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझे। देखो यार, जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस उतना ज़्यादा सरफेस पे एनर्जी ज़्यादा। यही तो कल सीखा था हम लोगों ने
क्योंकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इस कंडीशन में एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा, और यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम, क्योंकि इसका सरफेस छोटा है तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ पे सरफेस बड़ा है, दैट मीन्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी वही चीज़ मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं फूंक मारूंगा तो छोटे बबल्स निकल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तेज फूंक मारूंगा तो ज़्यादा बड़े बबल्स निकलेंगे, दैट मीन्स एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ से ये भी समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इतनी बात समझ में आ गई, तो वहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी का टर्म आ रहा है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिएगा क्या। मेनली अभी हम लोगों ने जस्ट एक मूविंग रॉड लिया था। अब मैं ना बीच में वो लिक्विड नहीं बनाऊंगा, आप खुद इमेजिन कर लीजिएगा। ऐसे ये मूविंग रॉड है, मूविंग वायर है, बहुत पतला सा वायर है, इतना मोटा वोटा मत समझ लीजिएगा, इतना थोड़ा सा, इतना ज़्यादा सरफेस टेंशन नहीं होता कि वो खींच लेगा। तो मेनली आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, फिल्म है, सॉफ्ट फिल्म है। मैं अभी भी क्या यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, सॉफ्ट फिल्म, क्योंकि वहाँ से समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको अच्छे समझ जाएगा। सॉफ्ट फिल्म ले लिया। अब आपको पता है कि चारों ओर से सरफेस टेंशन पैदा होगा एंड टेंशन आएगा, और इस टेंशन के कारण ये अपने सरफेस को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो इस चक्कर में इस मूविंग वायर को भी कहाँ जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो क्या नजर आ रहा है, अगर ये सॉफ्ट फिल्म नहीं बनती तो ये यहीं पे रहता, लेकिन सॉफ्ट फिल्म के कारण सरफेस टेंशन पैदा हुआ, सरफेस टेंशन के कारण ये क्या हो रहा है, ये वायर मूव करने लग रहा है अंदर की ओर, और कहीं भी अगर मोशन हो रहा है तो, और मोशन होने का कारण क्या बनेगा, फोर्स बनेगा। तो फोर्स आ रहा है, मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब काम हो रहा है, और काम हो रहा है इसका मतलब क्या आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया गया है, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया जाता है भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है कि जो वर्क डन होता है, जितना काम होता है वो बराबर होता है चेंज इन एनर्जी। यानी आप जितना काम करोगे उतना ही एनर्जी के अंदर क्या आ रहा होगा, चेंज। यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी, क्या बहुत तेजी से मूव हो रहा होगा, नहीं, पोजीशन में चेंज वाला ही एनर्जी आएगी। दैट मीन्स यहाँ पे पोजीशन में चेंज हो रहा होगा इस रॉड का, तेजी से तो हो नहीं रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आने के चांसेस है नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन होगा यानी डब्ल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर हमारा वर्क डन होगा। क्या इसमें कोई दुविधा, बिल्कुल नहीं। चलिए अब समझते हैं थोड़ी कहानी को। मेनली हम सबको पता है कि यहाँ पे मेरा क्या है, मूविंग वायर है, ठीक है। मूविंग वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये कहाँ खींच रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है, अंदर की ओर। ये सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, x है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ वो कितनी है, l है। एज्यूम कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब हमको पता है कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो ये वायर कहाँ चला जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, ठीक, बिल्कुल। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा काम किया, ठीक है, काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो वायर यहाँ पे है इस वायर को यहाँ से हटाऊँ और थोड़ा सा आगे घुसका दूँ, मतलब खिसका दूँ। यानी इस वायर को मैं यहाँ से हटा के कहाँ पे ले जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, यानी इस वायर को मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यानी पहले ये वायर यहाँ तक था, यानी x लेंथ तक था, लेकिन अब ये कहाँ जा चुका है, थोड़ा सा आगे, यानी डेल्टा x थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। यानी थोड़ा सा मैंने क्या किया, लेंथ में चेंज ला दिया। डेल्टा x भी लिख सकते हो, dx भी ले सकते हो, जितना भी आपको समझ में आ रहा है आप ले सकते हो, क्लियर है। तो इतना मैंने क्या ला दिया, चेंज ला दिया। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक l है, ठीक। तो आपने क्या किया है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के, आपने फोर्स लगा के इधर की ओर किया, मतलब आपने क्या किया, आपने सरफेस टेंशन के अपोजिट में फोर्स लगाया, और क्योंकि वायर कहाँ खींच रहा था, सॉरी ये सॉफ्ट फिल्म किधर की ओर खींच रही थी, अंदर की ओर। आप कहाँ पे लेके गए रॉड को, बाहर की ओर। तो क्या किया आपने, क्या किया आपने सर ये किया कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके ऊपर काम किया और डिस्प्लेसमेंट लाए। डिस्प्लेसमेंट लाने का मतलब 100% आप क्या कर दिए हैं, 100% आप यहाँ पे चेंज लेके आ गए हैं। चेंज मतलब किस में, मतलब सीधा सीधा मैं बोलूँ काम किया आपने। अब काम किया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी, एनर्जी आएगी। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे ये काम हुआ किसके कारण, आपके एक्सटर्नल फोर्स के कारण, है ना। लेकिन हमको क्या देखना ना, सरफेस टेंशन एनर्जी। अच्छा मैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्टा चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा चेंज करूँगा, अगर आप गुस्साए ना तो, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मुझे काम देखना है ना सरफेस टेंशन के द्वारा। सॉरी, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज लाता हूँ। मुझे क्या चाहिए, सरफेस टेंशन कितना काम कर पा रहा है उसकी एनर्जी देखना है, एंड सरफेस टेंशन के द्वारा कितनी एनर्जी आ रही है उसको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। चेंज क्या करूँगा, मैं एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाऊँ भाई, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरे द्वारा कितना काम किया गया वो हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ। चेंज ये लेके आ रहा हूँ कि ये जो वायर अंदर की ओर जा रहा है इसको जाने दे रहा हूँ। इस सॉफ्ट फिल्म के कारण सरफेस टेंशन पैदा होगा और सरफेस टेंशन के कारण फोर्स आएगा, फोर्स इसको अंदर की ओर खींचेगा। अगर ये अंदर की ओर खींचेगा तो ये पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब ये थोड़ा सा खिसक के कहाँ चला है, यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे लेके चलता हूँ मैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यानी सॉफ्ट फिल्म के सरफेस टेंशन ने क्या किया, इस वायर को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। कितना पीछे खिसका दिया, x। ठीक है ना, अब इस लेंथ को x पे x हटाओ यार, पहले नॉर्मल लेंथ थी, अब ये अपने नॉर्मल लेंथ से क्या हो गई, x पीछे आ गई। कारण क्या था, सॉफ्ट फिल्म के अंदर प्रोड्यूस होने वाला सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक, इसके कारण ये अंदर आ गई। अब देखता हूँ मैं कि कितना इस सरफेस टेंशन ने काम किया है। तो अगर मैं काम निकालूंगा किसके द्वारा, सरफेस टेंशन के द्वारा किया गया काम, तो हमको पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। उसको आप एक ही साइड में कर लीजिएगा, उस साइड, इधर मत करिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स ऐसे रहने दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, x हुआ है इधर की ओर, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इधर की ओर, अंदर की ओर हो गया, यानी x, यानी F इंटू एक्स। क्लियर है, ये क्या है, ये WS है। थोड़ा सा फील करिएगा, फील करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यानी सरफेस टेंशन के द्वारा किया गया काम कितना है, F इंटू एक्स है। अब मेरा प्रश्न है, क्या ये जो काम किया गया है, अच्छा काम भी अभी छोड़ो यार, आपको पता है अभी जस्ट मैंने लिखा कि जितना काम करेंगे उतना चेंज आएगी एनर्जी के अंदर। दैट मीन्स ये जो काम किया गया वो क्या होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा। अब ये डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। दैट मीन्स ये जो एनर्जी आई है इस काम करने के कारण वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो F इंटू एक्स है इसके द्वारा जो एनर्जी में चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। सर निगेटिव होगा। यहाँ तक अगर आप आए ना तो मैंने हर चीज़ को बीच बीच में छोड़ दिया है, मतलब बीच बीच में चीज़ों को बता के छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ पे बाहर मतलब थोड़ा सा आपको कुदाते कुदाते यहाँ पे लाया हूँ। मैं बीच बीच में बता के कुदा दिया, फिर बता दिया, फिर कुदा दिया और फिर यहाँ पे पहुँचा दिया हूँ। अब चलिए सबको जोड़ते हैं। मैंने यहाँ पे बोला काम कितना हुआ, F इंटू एक्स हुआ, ठीक है ना। फोर्स लगा है अंदर की ओर, ये रहा आपका F, अभी मैं F की वैल्यू निकाल लूँगा। और कितना डिस्प्लेसमेंट लाया मैं, x। बेसिक बच्चा भी समझ सकता है। मैंने बोल दिया ना कि जो चेंज आया एनर्जी के अंदर वो क्या आया है, माइनस आया है। दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस WS, यानी जो वर्क डन है वो निगेटिव है, क्योंकि एनर्जी के अंदर चेंज निगेटिव होगा। कैसे निगेटिव होगा समझिएगा। अभी जस्ट मैंने एक बबल का एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि अगर ये छोटा बबल है और ये बड़ा बबल है, तो छोटे से अगर मैं बड़ा बना रहा हूँ तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी एनर्जी गेन होगी। फिर से सुनना, एनर्जी क्या होगी, गेन होगी, एनर्जी गेन। फिर से एनर्जी गेन। कम है एनर्जी, यहाँ एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ से यहाँ में एनर्जी गेन हो रही है, बढ़ रही है, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, यानी बड़े से छोटे में जा रहा हूँ, तो एनर्जी क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। इस केस में जो UI होगा गेन के केस में, जब गेन होगी तो क्या होगा, जो UI है, UI वो लेस देन होगा UF से, तभी तो गेन होगी, ठीक। एनर्जी के अंदर चेंज जब आ रहा है तो पहले कम थी एनर्जी, अगले केस में यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, तो गेन होगा, हाँ या ना, यानी बढ़ी है। और लॉस कब होगा, तो लॉस के कंडीशन में ये होगा कि पहले जितनी, मतलब सपोज कर लो यहाँ पे मैंने UI लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, UF। नहीं, इसको UI लेना ना, इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे UI होगा। तो उस कंडीशन में जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू UF। समझ पा रहे हो, बिल्कुल। इस फीलिंग को यहाँ पे डालो, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, दैट मीन्स ये बड़ा वाला गोला।
और यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, कम। तो क्या हुआ है, क्या हुआ है, ध्यान से देखना क्या हुआ है, बड़े से छोटे में जाऊंगा, बड़े से छोटे में, तो दैट मीन्स क्या होगा, लॉस होगा। बड़े से छोटे में जाऊंगा तो क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस से, इसीलिए हुआ है। यहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा था, अगले केस में क्या हो गया, छोटा, तो इसलिए क्या लगा दिया मैंने, माइनस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको निकालूं, यहाँ पे तो मुझे वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू, एफ की वैल्यू रख दो। भाई सॉफ्ट फिल्म लिए हो तुम, तो सॉफ्ट फिल्म के अंदर फोर्स कितना लगता है, अभी जस्ट निकाल के आए, एफ इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2t, यहाँ पे एल ले लो, अगर एल लेंथ है, एल लेंथ में ही लग रही है ना पूरी की पूरी फोर्स, तो 2TL होता है, या एफ इज इक्वल टू 2SL होता है। ठीक है, 2SL लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, चलो 2SL लिख दो, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पे x हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई दुविधा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास -2SL इंटू एक्स, इसको पहले आप नोट करेंगे। चलिए, अब डेल्टा यू इज इक्वल टू -2SL इंटू एक्स मिल चुका है। चलिए फटाफट देखिएगा। अब एनर्जी के अंदर चेंज, मतलब चेंज का मतलब बाद में कितना था माइनस, पहले कितना था, तो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू 2SL इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे, 2LX, मतलब सॉरी यहाँ पे माइनस एस ऐसे रहने दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2L इंटू एक्स, यस आर नो, 2L इंटू एक्स, इसको अलग रखता हूँ। इसका कारण समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्या था, इतना चेंज आया है, चेंज आया है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे सर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है l है। अगर मैं l का गुणा x में करता हूँ तो क्या बन जाएगा, l का गुणा अगर x में कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, l इंटू एक्स करूँगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, l इंटू एक्स इज इक्वल टू एरिया। चूंकि सॉफ्ट फिल्म के अंदर दो सरफेस हैं तो इसलिए दो सरफेस एरिया लिया जाएगा। अच्छा, इसकी जगह पे अगर कोई और होता तो आप खुद समझ सकते हो, फोर्स जब आप रखोगे तो फोर्स की जगह पे आप 2SL नहीं रखोगे, सिर्फ और सिर्फ SL रखोगे। तो याद रखिएगा, हम सॉफ्ट फिल्म के लिए निकालें या किसी और सरफेस के लिए निकालें, हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे 2LX है, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे डबल है, आगे का और पीछे का, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, एरिया, एरिया ऑफ सॉफ्ट फिल्म। और एरिया डायरेक्ट ए लिख रहा हूँ, डबल नहीं करके लिख रहा हूँ, तो आपको ये समझ लेना है, चूंकि सॉफ्ट फिल्म के दो एरियाज होते हैं, मतलब दो सरफेसेस होती हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट करके उसका एरिया लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस एस इंटू ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखना UF, तो UF क्या है, मतलब बाद की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी। ठीक है, तो बाद की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी। अच्छा, बाद में कितनी एनर्जी है, बाद में एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, हाँ या ना, तो कम हो रही है, तो मतलब सपोज कर लो क्या, ये एक समझना थोड़ी सी बात को। पहले क्या था कि पहले ये इसके लगने से पहले, मतलब ध्यान से समझा जाए तो फैला हुआ था, ये फैला हुआ था, या मूविंग वायर यहाँ तक था, है ना, इसका मतलब इसके पास पहले क्या थी, एनर्जी थी। लेकिन जब इस सरफेस टेंशन ने इसको सिकोड़ के यहाँ तक ला दिया, यहाँ तक जितना इसके पास क्षमता होगी उतना लाया होगा, उसके बाद ये रुक गया होगा, ये x तक ही लेके आया है और यहीं पे लाके छोड़ दिया। दैट मीन्स यहाँ पे आने के बाद, मतलब इसके पहले तक इसके पास क्या थी, एनर्जी थी, लेकिन जब ये यहाँ पे आ गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, जीरो, आया ना। यानी पहले तो कुछ एनर्जी थी, लेकिन अभी क्या हो गई, इसके पास एनर्जी जीरो। नहीं समझे सर, मतलब यार इस मार्कर को पकड़ो, मार्कर यहाँ पे है, मार्कर यहाँ पे है, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। सेम कहानी यहाँ पे चल रही है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी तो इस सरफेस टेंशन के कारण ये आगे आ रहा है। अगर इसके पास एकदम एनर्जी नहीं होती, जीरो होता, नल होता ये, तो फिर यहाँ तक आता। यानी अगर इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये यहाँ तक सरक क्या है, तो ये x तक सरक क्या है ना, यहाँ तक सरक क्या है। अब इसके बाद ये रुक गया होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो गई होगी, खत्म। यानी इसके अंदर जो एनर्जी थी इनके कारण क्या हो गई, खत्म। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो UF क्या हो चुका है, जीरो। UF क्या हो चुका है, जीरो। और ये क्या है आपका U इनिशियल, ये पहले की स्थिति है और ये अभी की स्थिति है। पहले कुछ ना कुछ ऊर्जा थी, यानी इनिशियल तो रहेगा, लेकिन फाइनल क्या हो गया, जीरो। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जीरो माइनस UI। ठीक है, और UI का मतलब पहले ही समझ सकते हो कि सीधा सीधा मैं बोल दूंगा ये ऊर्जा है, दैट मीन्स कितनी ऊर्जा थी, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस में रहेगा, इज इक्वल टू माइनस एस इंटू ए। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे देखेंगे मुझे मिल चुका है U इज इक्वल टू एस इंटू ए, या S की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या मिल गया मुझे, U अपॉन ए। या इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू U अपॉन ए, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू U अपॉन ए। तो जो भी आपको समझ में आप लिख सकते हो। तो ये आपको मिल गया क्या, यहाँ से आपको मिल गया कि सरफेस टेंशन के कारण जो एनर्जी पैदा होती है वो कितनी होती है, और उसी को मैंने किसके टर्म में लिख दिया, इसके टर्म में। किसके टर्म में,
सरफेस टेंशन के टर्म में लिख दिया एनर्जी को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ क्या कि जो आया है उससे हम क्या क्या और देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, हमारे पास आया अभी जस्ट सिग्मा इज इक्वल टू यू अपॉन ए, और जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा था सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल होता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों चीज़ें आपको क्या नज़र आ रही है, सेम ही तो नज़र आ रही हैं, है ना। कैसे अभी देखना ध्यान से, जैसे मेरे पास सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल है ना, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल है, इस पर एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये एफ इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इंटू एक्स हो जाएगा। एफ इंटू एक्स ही क्या बना है, एफ इंटू एक्स ही तो आपका यू बना है, दैट मीन्स ये क्या बन गया यू, और एल इंटू एक्स क्या बना है, एल इंटू एक्स ही क्या बन गया है ए। तो यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या बन गया है, यू अपॉन ए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा सिग्मा है वो क्या किसके बराबर है, एफ अपॉन एल के, और साथ साथ ये जो एफ अपॉन एल है वो बराबर है यू अपॉन ए के। यस आर नो? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या रखना होगा, ये की चीज़ माइंड में रखनी होगी और हमेशा याद रखेंगे कि जब हम f अपॉन एल की बात करेंगे तब हम उस कंडीशन में यूनिट दूसरा लेंगे। यानी यहाँ पे हम अगर इसकी बात कर रहे हैं फोर्स अपॉन लेंथ की, तब उस कंडीशन में जो यूनिट लेंगे वो हम कैसा लेंगे, न्यूटन अपॉन मीटर। लेकिन जब हम इसके कंडीशन में मतलब एनर्जी के कंडीशन में बात करेंगे तब हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इतना डिफरेंस लेके चलिएगा, अदरवाइज ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या है, आपस में बराबर है। यानी फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू यू अपॉन यानी एनर्जी अपॉन एरिया। लेकिन जब हम एनर्जी के टर्म में बात करेंगे तो यूनिट लेंगे जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, और जब हम फोर्स के कंडीशन में बात करेंगे तो न्यूटन अपॉन मीटर। जबकि अगर हम यूनिट की भी बात करें तो दोनों यूनिट क्या है, बराबर ही है। यानी मैं यहाँ पे न्यूटन अपॉन मीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। बात तो एक ही है, लेकिन अगर हम टर्म अलग अलग नहीं करेंगे, यूनिट अलग अलग नहीं बोलेंगे तो फिर हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे। एनर्जी और फोर्स को हम एक ही समझ लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको सरफेस टेंशन एनर्जी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे के टॉपिक की ओर मूव करता हूँ। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक नई बात सीखते हैं। नई बात क्या सीखेंगे, मान लीजिए ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप है। अब इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर की बात करेंगे, यानी इस बेचारे ड्रॉप पे इस सीधा सीधा बोला जाए पानी की बूंद के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पानी की बूंद है तो पानी अंदर होगा ही होगा, ठीक है ना, ये अंदर पानी है। अब इस लिक्विड के ऊपर बाहर का प्रेशर होगा, हाँ या ना सर? बिल्कुल होगा। बाहर एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा प्रेशर, या कोई और भी फैक्टर्स होंगे जो लगा रहे होंगे, दैट मीन्स बाहर का प्रेशर होगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर होगा। ठीक, बिल्कुल। दूसरा, इस लिक्विड की ड्रॉप के अंदर खुद लिक्विड का भी तो प्रेशर होगा, हाँ या ना? बिल्कुल, यानी इसके ऊपर मतलब इसके अंदर देखा जाए तो लिक्विड का प्रेशर होगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस लिक्विड के ड्रॉप के ऊपर बाहर से प्रेशर होगा। दूसरा, इस लिक्विड के अंदर से लिक्विड का प्रेशर होगा। लिक्विड का प्रेशर क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, सरफेस को मतलब इधर की ओर धक्का दे रहे होंगे, है ना। यार सिंपल समझ सकते हो यार, मॉलिक्यूल्स है ना, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स तो कर रहे होंगे ना। कोलैप्स करेंगे तो ये लिक्विड क्या करेगा, पूरा का पूरा एकदम फैल के चल रहा होगा। ये सर नो चल रहा होगा, बिल्कुल, यानी लिक्विड का प्रेशर है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर नॉर्मली बात की जाए तो जो मेरा प्रेशर लिक्विड का है, मतलब लिक्विड का जो प्रेशर है उस और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर वो बराबर हो जाए, अगर वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो क्या बोलते हैं लिक्विड की ड्रॉप है या वाटर ड्रॉप है, मैंने यहाँ पे बोल दिया वाटर ड्रॉप है, तो इस वाटर ड्रॉप के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इक्वल का मतलब इक्विलिब्रियम के केस में ये चला जाएगा, इक्विलिब्रियम के केस में चला जाएगा, हाँ या ना। बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के केस में ये चला जाएगा वाटर ड्रॉप। लेकिन अभी कहानी जो स्टार्ट हुई, आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप जानते हो कि ये जो वाटर ड्रॉप है इसकी जो सरफेस है, इसके ऊपर सरफेस टेंशन में, मतलब इसके पास सरफेस है, इस वाटर ड्रॉप के पास अपना एक सरफेस है, और सरफेस का मतलब सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन क्या होगा, अंदर की ओर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल बिल्कुल।
यानी सरफेस टेंशन क्या कर रहा होगा, अंदर की ओर इसको सिकोड़ने का प्रयास कर रहा होगा। लिक्विड अलग से प्रेशर लगा रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं भैया, मॉलिक्यूल्स को दबाया जा रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स उसका प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीधा सीधा समझ पा रहे हो भाई, ड्रॉप के अंदर लिक्विड भरा है तो लिक्विड क्या कर रहा होगा, प्रतिक्रिया तो कर रहा होगा ना, उसको दबाया जा रहा है तो वो थोड़ा सा फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो लिक्विड बाहर की ओर लगा रहा है। सरफेस टेंशन उसको अंदर की ओर ढकेलना चाहिए, यानी सरफेस टेंशन उसको अंदर की ओर, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो भी क्या कर रहा है, उसको अंदर की ओर दबा रहा है। तो ध्यान से देखिए, सरफेस टेंशन अंदर की ओर दबा रही है, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर ऑलरेडी है, बस लिक्विड किधर की ओर जाना चाहिए, बाहर की ओर। फिर से समझो, फिर से वाटर ड्रॉप हूँ मैं, वाटर ड्रॉप हूँ तो इसका मतलब मुझे क्या किया जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो अगर कोई मुझे दबाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा ना, तो मैं अपने आप को, जैसे वो मुझे क्या चाह रहा है, मुझे मतलब नेचुरल स्टेट मेरा ये है, समझना ध्यान से, नेचुरल स्टेट मेरा ये है, बाहर से किसी ने एक्सटर्नल प्रेशर करके मुझे दबाना स्टार्ट किया। जब मुझे कोई दबाना स्टार्ट करेगा तो मैं क्या करूँगा, इसका विरोध करके मैं क्या करूँगा, बाहर जाना चाहूँगा ना, बाहर की ओर वो करूँगा, क्योंकि वो मुझे अंदर की ओर दबा रहा है तो मैं बाहर की ओर प्रेशर लगाऊंगा। समझ पा रहे हो, तो ये जो बाहर से वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो मैं कर रहा हूँ, ये लिक्विड का प्रेशर है, और मेरा एक सरफेस है, तो वो सरफेस भी मुझे क्या चाहेगा, सिकोड़ के रखना। तो इसका मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन होगा, वो भी किधर की ओर काम करेगा, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर दो प्रेशर काम कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रेशर है सरफेस का, है ना। तो एक तो सरफेस का प्रेशर जो अंदर की ओर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो अंदर की ओर है, और लिक्विड का प्रेशर बाहर की ओर है। तो ध्यान से देखा जाए तो बेचारा लिक्विड का प्रेशर अकेले है और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, साथ में, मतलब एक्सटर्नल मतलब जो अंदर की ओर दबाने वाले प्रेशर है वो डबल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये PL एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो सकता है? अगर PL एक्सटर्नल फोर्स के बराबर भी हो जाए या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर भी हो जाए, तो बात समझ पा रहे हो क्या? ये इक्विलिब्रियम के केस में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का केस को साबित करने के लिए मुझे इस अंदर वाले यानी लिक्विड के प्रेशर को बड़ा करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई यार, अंदर की ओर दो हो गए ना, मतलब अंदर की ओर प्रेशराइज करने के लिए दो काम कर रहे हैं, एक तो ये और एक तो ये। अगर मैं बोल रहा हूँ कि PL इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, तो यार ठीक है ना, अंदर की ओर और बाहर की ओर का जो प्रेशर है वो बराबर हो गया, लेकिन सरफेस टेंशन तब तो एक्स्ट्रा हो गया ना। तभी सरफेस अंदर की ओर क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, इसकी सरफेस क्या हो रही होगी, डाउन हो रही होगी। तो इक्विलिब्रियम में कहाँ है, इक्विलिब्रियम का मतलब कोई चेंज ना हो, मतलब मुझे जहाँ तक हो सकता है दबाने उबाने के बाद मैं यहीं पर रुक गया, ऐसे ही रुक गया, अब नहीं चेंज हो रहा हूँ। अगर मैं इसको बराबर कर दूंगा लिक्विड के प्रेशर और बाहर वाले प्रेशर को, तो फिर इस कंडीशन में ये वाला प्रेशर आप बैलेंस नहीं किए, इसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, जबकि ये क्या कर रहा होगा, अंदर की ओर लग रहा होगा। तो इस कंडीशन में मुझे नजर आ रहा है कि मुझे लिक्विड का प्रेशर, क्योंकि ध्यान से देखो एक्सटर्नल प्रेशर के लिए एक ये भी काम कर रहा है, यानी अंदर की ओर जो प्रेशर है वो दो है, अंदर की ओर प्रेशर दो लोगों के द्वारा पैदा हो रही है, एक तो एक्सटर्नल के कारण और दूसरा सरफेस टेंशन के कारण। दो हो गया, दो। और बाहर की ओर सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर कौन है, केवल लिक्विड का प्रेशर है, बाहर की ओर प्रेशर वो लिक्विड का प्रेशर है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, अगर मैं इक्विलिब्रियम में कर रहा हूं तो PL इज इक्वल टू होना चाहिए P एक्सटर्नल प्लस PS, यस आर नो, हाँ या ना। यानी सीधी सीधी बात है कि ये जो लिक्विड का प्रेशर है वो एक्सटर्नल फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा। अगर मेरा जो PL है इस एक्सटर्नल प्रेशर से PS ज़्यादा हो, फिर से समझो, अगर मेरा अंदर लिक्विड का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से PS ज़्यादा हो, तब जाके इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। समझ पा रहे हैं, यानी PL अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होगा तभी इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कितना ज़्यादा होगा, तो सीधा दिख रहा है ना PS। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी लिक्विड ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है बाहरी प्रेशर से, लिक्विड का प्रेशर बाहरी प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या देखेंगे कि कितना होता है ज़्यादा, यानी एक्सेस ऑफ लिक्विड, एक्सेस ऑफ प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप, यानी एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर ज़्यादा होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर। ठीक है ना, सीधा सीधा लिक्विड का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है बाहरी प्रेशर से। मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल दूँ, लिक्विड का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है बाहरी या एक्सटर्नल प्रेशर से, ये हम देखने जाते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मैं PL में से अगर मैं PX घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, PS। क्या मिल जाएगा, PS। ध्यान से देखना,
अब मैं अगर PL की बात करूं तो PL क्या है, इनसाइड द लिक्विड प्रेशर, इनसाइड द लिक्विड नहीं, लिक्विड ड्रॉप का प्रेशर है ये, और एक्सटर्नल मतलब बाहर का प्रेशर है। इसमें से घटा रहा हूँ तो यही तो आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो PL होगा इस एक्सटर्नल प्रेशर से इतना ज़्यादा होगा, और इतना ज़्यादा मतलब अगर मैं इसको अभी आगे निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 2S/R, 2S/R, 2S/R ये आएगा। यानी कितना एक्सेस होता है, तो सर 2S/R ज़्यादा होता है ये वाला इस वाले से, तब जाके इक्विलिब्रियम का केस बन पाता है। उस अवस्था में हमको लिक्विड का ड्रॉप नज़र आता है। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा होगा, अब आपके मन में चल रहा होगा कि कैसे ये आया है। ठीक है, तो हम उस पर काम करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है। चलिए हम लोग निकालते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे निकालने के दो तरीके अपनाऊंगा। अब दो तरीके कैसे अपनाऊंगा इसको देखिएगा। ये एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर दो तरीके मैं अपनाऊंगा। सबसे पहला जो भी जस्ट हम लोगों ने यूज किया, सबसे पहला तरीका जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट किया था एनर्जी का, ना एनर्जी सरफेस टेंशन एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों ने जो तरीका अपनाया था वो वाला, यानी पहला तरीका सरफेस टेंशन एनर्जी, और दूसरा डायरेक्ट, दूसरा हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फिल करेंगे, काम कर लेंगे। मेनली हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। सरफेस टेंशन एनर्जी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट अपना आजमाया था हम लोगों ने ये आजमाया था कि अगर मान लीजिए एक बबल है, अगर वो क्या है छोटा है तो उसके अंदर कम एनर्जी, बड़ा है तो ज़्यादा एनर्जी, या अगर मैं फूंक मार के उसको बड़ा कर रहा हूँ तो ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहा होगा, लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं एकदम यहीं पे वही काम करूँगा। मेनली सपोज कर लो कि ये बबल है या एक लिक्विड ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक प्रेशर लग रहा होगा PL, हाँ या ना, बिल्कुल, और एक बाहर से लग रहा होगा P एक्सटर्नल। ठीक है ना, तो ये P एक्सटर्नल और एक PL लिक्विड द्वारा लगाया गया प्रेशर, और ये क्या है एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब क्या हुआ कि ध्यान से देखना, इस ड्रॉप का थोड़ा सा मैं बड़ा बना के फिर आपको एज्यूम कराऊंगा, ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पे मान लेता हूँ कि लिक्विड की ड्रॉप है, इसका रेडियस मान लेता हूँ कि R है, और इसके अंदर जो प्रेशर है लिक्विड का प्रेशर वो कितना है, PL है। बाहर से कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है हमारे सामने एक्सटर्नल प्रेशर PEX। ठीक है, अब वो कह रहा है कि चूंकि हमको पता है कि PL ज़्यादा है, PL ज़्यादा है किससे, एक्सटर्नल से, है ना, तो अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस को थोड़ा सा बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा, बिल्कुल बढ़ा देगा। ये तो पता है ना, अभी जस्ट सीख के आए कि PL ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ PL इज़ ग्रेटर देन PX, सो सरफेस एक्सटेंड डेल्टा R। अगर मान लो R रेडियस है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा डेल्टा R, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। PL बड़ा है अगर PEX से, तो क्या करेगा, ये इसकी सरफेस को बढ़ा देगा। तो पहले नॉर्मली इतना था, लेकिन अब कितना हो गया, इतना। तो क्या हुआ है सर, काम हुआ है। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया, सरफेस में चेंज आया, सरफेस में चेंज दैट मीन्स काम हुआ है, और अगर काम हुआ है तो इसका मतलब एनर्जी में चेंज आया होगा। बस वही काम आपको करना है, यानी यहाँ पे वही तरीका लगाना है। तो मेनली हम ध्यान से अगर करें इसको, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास तो होता है F इंटू एक्स। मेनली हम यही तरीका अपनाए हैं, F इंटू एक्स होता है, और ये F इंटू एक्स किसके बराबर होगा, डेल्टा U के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। मेनली अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या होगा, क्या यहाँ पे दोनों फोर्स बराबर होंगे, नहीं सर, मतलब मैं ध्यान समझो, इसके कारण हुआ है ना, इस PL के कारण ये आगे गया ना, तो PL फोर्स पूरा का पूरा थोड़ी ना होगा, समझना, ये PL पूरा थोड़ी ना लग रहा होगा, PL ज़्यादा है PEX से, तो जितना ज़्यादा है उसी फोर्स ने इसको बढ़ाया है। देखो अगर मान लो यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा था, सॉरी 100 न्यूटन कह रहा हूँ मैं, 100 पास्कल प्रेशर अंदर से लगा रहा था लिक्विड ड्रॉप, और बाहर से लग रहा था 80 पास्कल। ठीक है, तो 80 पास्कल, इसके 80 पास्कल तो के 80 पास्कल को तो बैलेंस कर ले रहा होगा, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, 20 पास्कल। एक्चुअल में ये जो 20 पास्कल है इसने इसके सरफेस को बढ़ाया है, समझ पा रहे हो, यानी जो फोर्स है एक्चुअल में वो कितनी ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा है, समझ पा रहे हो ना।
मैं ये नहीं कहूँगा कि PL के कारण ये क्या हुआ है, पूरा का पूरा ये सरफेस एक्सटेंड हुआ है। एक्चुअल में PL ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाले के कारण क्या हुआ, ये डेल्टा आर बढ़ा है। इसका मतलब जो फोर्स होगा, चूंकि हमको प्रेशर को किस कंडीशन में रखना पड़ेगा, फोर्स के कंडीशन में, तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज कर लो कि ये PL है, तो दैट मीन्स इसको मैं FL लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे PX था ना, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मुझे पता करना है कि कितने फोर्स के कारण ये इतना चेंज आया है, कितना चेंज आया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा आर चेंज हुआ है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट आया है, कितने फोर्स से। तो सर जो लिक्विड के अंदर फोर्स लग रहा था वो क्या था, ज़्यादा था एक्सटर्नल से, तो जितना ज़्यादा था उसके कारण ये डेल्टा आर आया है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखूंगा अभी तो क्या लिखूंगा, FL माइनस FEX, यस आर नो, बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा वाला मुझे मिल जाएगा और उस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण डेल्टा आर में चेंज आया, मतलब डेल्टा आर चेंज आया है। तो FL माइनस FEX, क्लियर है। पहले इस टर्म को हम आगे बढ़ाएंगे ना, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फोर्स को डिफाइन करूँ कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, उसको हम लेके चलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर इधर इसको भी पैरेलली ऐसे ही लेके चलेंगे, तब अपना काम बनेगा। मेनली अगर हम इसकी बात करें, FL की बात करें, तो FL क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चूँकि ये प्रेशर से आया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, होता है ना। अगर मुझे फोर्स चाहिए तो एरिया को इधर भेज देना होता है, दैट मीन्स P इंटू ए कर देता हूँ, तो मैं क्या मिल जाता है, मुझे फोर्स मिल जाता है। अच्छा, मुझे अगर फोर्स लिक्विड का चाहिए तो क्या मुझे मिलेगा, मतलब कितना प्रेशर लिक्विड के अंदर लग रहा था इंटू कितना एरिया था, तो इसका एरिया कितना है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे सामने क्या आएगा, 4πr², यस आर नो। एक स्फीयर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भैया, वो होता है 4πr², ठीक है, 4πr², ध्यान देंगे 4πr², वो क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो ये मैंने लिख दिया। इसी तरीके से मैं बाहर वाले का भी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ये क्या है, मेरे अंदर का है, दैट मीन्स यहाँ पे FL है, तो FL की जगह पे हम क्या लिख देंगे, PL इंटू 4πr², माइनस एक्सटर्नल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल कितना है, तो वो है, मतलब प्रेशर कितना है, तो PEX है, माइनस कह रहा हूँ, कितना एरिया, एरिया यही था ना, इतने ही एरिया पे लग रहा था, तो एरिया यहाँ भी वही रहेगा 4πr², और इंटू यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, इंटू डेल्टा आर आ जाएगा, बिल्कुल। ध्यान देंगे, अभी मुझे इसको लेके चलना है, मैं फटाफट पहले इसको निकाल लेता हूँ, दैट मीन्स इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या एक काम करो, सबको बारी बारी हटा दो, या सीधा मैं बोलूँ तो यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लो। अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ तो 4πr², यहाँ पे डेल्टा आर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, PL माइनस PEX होगा ना, 4πr² बाहर कर लिया, डेल्टा आर से इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे सामने आया है। अब ये किसके बराबर होगा, डेल्टा U के बराबर। डेल्टा U कैसे निकलेगा भैया, कितना एनर्जी के अंदर चेंज आया है। सबसे पहले ना एक काम करिए, आप नोट करिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैं इसको सबसे पहले मिटा दूँ। चलिए देखेंगे, यहाँ से मैं मिटा दो इसको। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये तो आप लोगों ने सिर्फ एक तरफा निकाला है। अब दूसरे तरफ जाते हैं, डेल्टा यू को निकालते हैं। अच्छा, कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया, नेगेटिव क्यों लेंगे भाई, एनर्जी बढ़ी है ना, तो एनर्जी बढ़ी है, दैट मीन्स वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा। बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ज़्यादा है, सीधी बात है, सीधा मतलब समझो एनर्जी के अंदर गेन आया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने माइनस का खेल नहीं खेला है यहाँ पे। अच्छा, अब डेल्टा यू अगर निकालूँ तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है सर, क्या देखा है, तो देखा है हमारे वहाँ क्या देखा गया है कि सर जो यू होता है, अगर हम इसमें एरिया से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा सरफेस टेंशन, यस और नो, सरफेस टेंशन मिल जाएगा, बिल्कुल। अच्छा एक बात समझना, क्या समझे सर, क्या समझे, ये जो फॉर्मूला आया था U/A इज इक्वल टू S, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो डेल्टा U/डेल्टा A लिख सकता हूँ इज इक्वल टू S। अब ये क्या है सर, यार एनर्जी के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा, किसके अंदर और चेंज आएगा, मतलब एनर्जी चेंज तो मतलब क्या है, एरिया में चेंज आया ना यार, एरिया चेंज होगा तभी तो सरफेस टेंशन की बात चल रही होगी। देखो इसके पहले वाले केस में भी एरिया में चेंज आ रहा था, तो जितना एरिया में चेंज लाया गया उतना ही हमारे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मेनली चेंज आया है, समझ पा रहे हो। और वही कहानी बन रही थी यार, क्या हो रहा था,
ध्यान से समझना, उसको अगर पकड़ लोगे ना तो फिर लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी 100%। यहाँ पे था, अगले केस में क्या हुआ था, ये थोड़ा सा घट के यहाँ पे हो गया था, यानी x क्या हो गया था, कम हो गया था। तो मेनली चेंज किसके अंदर आया था, चेंज एरिया के अंदर आया था ना। ध्यान से देखो, पहले ध्यान देना, पहले क्या था, टोटल था, पहले टोटल यहाँ तक था, है ना। यानी अगर मैं इनिशियल की बात करूँ, यहाँ पे देखो ये क्या है, एरिया मेरा इनिशियल था, इसको मैं इनिशियल एरिया ले लेता हूँ। अगले केस में क्या हो गया, एरिया घट गया, एरिया कितना घट गया, यानी x एरिया कम हो गया, यानी यहाँ पे ax आ गया था, सॉरी l इंटू एक्स। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो ना और थोड़ा आसान कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझना, मेनली मैं ये समझ लेता हूँ कि जब मेरा ये पूरा का पूरा सॉफ्ट फिल्म, जिसका एरिया मैं अभी फिलहाल में मान लेता हूँ 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगले केस में क्या हुआ कि चूंकि ये जो क्या था, वो हमारे पास मूविंग वायर था, वो थोड़ा सा आगे आ गया था, तो एरिया क्या हो गया था, कम हो गया था। तो मैं मान लेता हूँ एरिया मेरा कम होकर कितना हो गया, 80 मीटर स्क्वायर हो गया, 80 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना चेंज आया है, 20 मीटर स्क्वायर का चेंज आया है। और यही 20 मीटर स्क्वायर के चेंज के कारण ही किसके अंदर चेंज आया है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी में जो चेंज आया है उसका कारण है ये 20 मीटर स्क्वायर। जितना एरिया में चेंज आएगा उतना ज़्यादा एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, ये बात समझो, क्लियर है, हाँ या ना। क्योंकि जितना आप काम करोगे, जितना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स तो वही लगेगा, जितना आप क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे, उतना ज़्यादा क्या होते जाएगा, उतना ज़्यादा एनर्जी में चेंज आते जाएगा। और इनडायरेक्टली जितना आप डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे उतना ज़्यादा आपके एरिया में चेंज आ रहा होगा। तो अगर आपके सामने ये लिखा है कि जो सरफेस टेंशन है U/A है, दैट मीन्स जितना चेंज आ रहा है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, उसका कारण है कितना चेंज आ रहा है एरिया के अंदर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पे ये बात लिखी गई है वहाँ पे मैं ये लिखूंगा, और अभी मैं लिखूंगा तो आपको फील भी बड़ा अच्छा तगड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा U की बात करूँ तो डेल्टा U इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ S इंटू डेल्टा A, है ना। एरिया में कितना चेंज आया इंटू सरफेस टेंशन के कारण उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, S इंटू डेल्टा A, ठीक है। अब देखना S ऐसे ही रहेगा, डेल्टा A की वैल्यू मतलब ध्यान से देखना, ये जो है ये हमारा क्या है, पहले था तो एरिया इनिशियल, अब ये क्या है, ये हमारा दूसरा एरिया है, ये है एरिया फाइनल। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं अगर इनिशियल एरिया निकालूँ और फाइनल एरिया निकालूँ, इनिशियल एरिया अगर निकाला जाए तो क्या है, इनिशियल एरिया अगर निकालूंगा तो 4πr² होगा, लेकिन फाइनल वाला निकालूंगा तो 4πr प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। रेडियस चेंज हो गया ना भाई, यहाँ से यहाँ तक r था, थोड़ा सा डेल्टा आर बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनली ये r प्लस डेल्टा आर हो चुका है रेडियस। यानी इस एरिया के अंदर जो रेडियस है वो क्या है, r प्लस डेल्टा आर है, तो वही लिख दिया मैंने। अब 4πr² ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। तो अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं डेल्टा के जगह पे लिखूँ तो मैं क्या लिख सकूँगा, मुझे चेंज कितना पता करना है, तो फाइनल माइनस एरिया इनिशियल करूँगा, बिल्कुल। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ तक आ चुका है, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से भी नहीं सॉल्व करता हूँ, देखना ध्यान से। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दी 4πr² डेल्टा आर, ये ब्रैकेट के अंदर PL माइनस PEX इज इक्वल टू, इस पूरे की कहानी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कितना है भैया, AF कितना है, ये है 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे है 4πr², ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लो, ये ऐसे ही रहने दो, 4πr² डेल्टा आर ऐसे ही रहने दो, अंदर है हमारे पास PL माइनस PEX, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे S इंटू, मैं इंटू नहीं लगाऊंगा, आप खुद समझ लीजिएगा, इंटू लगाने से कहीं यहाँ पे x ना समझ लें। 4π, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4πr², मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, a का स्क्वायर उसके साथ 4π प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर यानी 4π डेल्टा आर का स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2r इंटू डेल्टा आर और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 4π का, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8π r इंटू डेल्टा आर, माइनस क्या है हमारे पास, माइनस 4πr² है, ठीक है। अब 4πr² से 4πr² कैंसिल, एक प्लस में था एक माइनस में था, कैंसिल आउट हो गया, नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4πr² से 4πr², आई होप सब क्लियर होगा। चलिए ठीक है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा छोटा हो जा रहा है, मैं इसको मिटा दूँ, मजबूरी है मेरा मिटाना, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पे जगह ही नहीं है, लास्ट में इसको बना के दिखा दिया जाएगा।
देखिएगा क्या होगा इसके बाद। अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में पी एल माइनस पी ई एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हुआ, इधर है, मैं इस लाइन में लिख रहा हूँ एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, मेरे पास बचा जो है उसको पहले तो लिख लूँ, तो 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर और प्लस 8 पाई आर आर इंटू डेल्टा आर, यही बचा है। अब मैं यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 पाई कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर और डेल्टा आर भी कॉमन हो जाएगा। तो मेनली अगर हम यहाँ पे कॉमन लें, यहाँ पे अंदर रहेगा मेरे पास पी एल माइनस पी ई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कॉमन 4 पाई इंटू डेल्टा आर, कॉमन ले सकता हूँ 4 पाई डेल्टा आर, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा मेरे पास डेल्टा आर और यहाँ पे 2 है, 2 बचेगा, पाई चला गया, डेल्टा आर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2r। क्लियर है? हाँ, 4 दूना 8 यही बचेगा। 4 पाई डेल्टा आर से यहाँ पे देखिएगा 4 पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया। जो मेरे पास बचा हुआ है वो है मेरे पास आर स्क्वायर पी एल माइनस पी ई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा आर माइनस 2r। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, क्या समझिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर, यहाँ पे आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत थी नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ। मेरे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है, डेल्टा आर स्क्वायर है, डेल्टा आर स्क्वायर है। आप खुद बताइएगा, मान लीजिए ये सॉफ्ट बबल है, इसका शुरुआती मान लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, सॉफ्ट का बबल है या लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, बबल मत लीजिए, लिक्विड ड्रॉप। अब अगले केस में क्या हुआ कि इसका जो है रेडियस बढ़ा, तो रेडियस कितना बढ़ा, तो रेडियस बढ़ा है 0.1, कितना बढ़ा है 0.1 सेंटीमीटर बढ़ गया, अंदर के लिक्विड के प्रेशर के कारण ये 0.1 सेंटीमीटर क्या हो गया है, बढ़ गया है, 0.1 सेंटीमीटर बढ़ गया है। अगर मैं 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0.01 आ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा अपने आप में छोटा। तो हमेशा याद रखेंगे अगर बहुत छोटी चीज़ है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। इस चीज़ को पकड़ते हुए चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चूँकि डेल्टा आर इज़ वेरी लेस देन, ठीक है ना, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेरी स्मॉल, सो डेल्टा आर का स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 0। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो उस कंडीशन में जहाँ पे डेल्टा आर स्क्वायर की कहानी दी गई, इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिटाऊंगा, अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा अब अगर यहाँ से ख़त्म हो गया तो फिर कहानी में क्या बचा मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर यहाँ पे बचा है, और इधर क्या बचा है, सॉरी पी एल माइनस पी ई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लो क्योंकि अंदर क्या बचा है 8 पाई, क्या डायरेक्ट लिख दो अब किससे डर है, तो एस इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, और देखो एक आर से एक आर कैंसिल, एक बचेगा यहाँ पे, 4 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बार में। तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास बचा है आर इंटू पी एल माइनस पी ई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा है 2s, क्या बचा है 2s, और इधर क्या है r को उसके नीचे भेज दो, तो पी एल माइनस पी ई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 2s अपॉन r। मिलेगा कि नहीं मिल गया? जो हमको प्रूफ करना था यही है कि भैया अंदर का जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर से इतना ज़्यादा होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है कि आपको आसानी से समझ में आ गया है। अब अगर ये समझ में आ गया तो फिर ज़्यादा तामझाम करना ही नहीं है, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी हम लोगों ने कैसा मेथड है ये अपनाया, सरफेस टेंशन एनर्जी का मेथड अपनाया। इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड अपना के भी इस चीज़ को ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उस तरीके को भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक रिजल्ट निकाल के देंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, मेनली फिर से वही लिक्विड का ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है। अब इस लिक्विड ड्रॉप को थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो जाता है। ये लिक्विड ड्रॉप है मेरा, इस लिक्विड ड्रॉप को ना काट दो, काटोगे स्फेरिकल है तो जब कट करोगे
तो ध्यान देना कैसे नज़र आएगा ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, एक इधर ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नज़र आएगा। कट कर दिया मैंने, आधा बीच से काट दिया, तो ऐसे कुछ नज़र आएगा, ऐसे बीच में ऐसे बना दो, ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। ऐसे जनरली आपके सामने ऐसे मैंने बना दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, क्या ध्यान देना, मैं एक को मतलब कंसीडर कर रहा हूँ, एक को मेरे लिए ध्यान से समझना। बाहर से प्रेशर लग रहा होगा, बाहर से, यानी बाहर से कितना प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अंदर से लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा बाहर की ओर, ठीक है। तो ये कौन सा प्रेशर है सर, ये प्रेशर ऑफ लिक्विड है। और दूसरा सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन कहाँ पे होता है, यूनिट लेंथ में होता है, तो इसके साइड में होगा सरफेस टेंशन। जैसे सरफेस टेंशन क्या चाहेगा, इस पूरे को एक पास रखना ना, चिपकाना। ये देखो काट दिया तो ये अलग अलग हो गए। मेनली क्या होता है कि ये सभी मॉलिक्यूल्स, यानी ये वाले, इस वाले नीचे वाले के मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले के मॉलिक्यूल्स से आपस में क्या रहते हैं, चिपकने का प्रयास कर रहे होते हैं, हाँ या ना। यानी कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, यस और नो। नीचे वाले ऊपर वाले से कनेक्ट कर रहे होंगे और ऊपर वाले नीचे वाले से कनेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं है, इस तरीके से चल रहा होगा, ठीक। मैं बस एक को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेनली है सरफेस एरिया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये भी क्या है, बाहर की डायरेक्शन में है कि नहीं है, यानी ये देखो बाहर वाला है और ये क्या है अपना सरफेस है, PS है, PS के कारण उत्पन्न हो रहा है। फिर से बाहर वाला एक्सटर्नल फोर्स, अंदर लिक्विड बाहर की ओर ढकेल रहा है, और सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, इसको अंदर की ओर चिपका रहा है। दैट मीन्स पुनः ये बाहर की ओर ही ढकेल रहा है। डायरेक्शन देखी जाए तो एक्सटर्नल की और PS की डायरेक्शन क्या है, सेम है, जबकि PL की इसके अपोजिट है। सीधी सीधी बात है। अगर मैं इक्विलिब्रियम में चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस PL को बराबर करना पड़ेगा PS और PEX के। दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर और सरफेस प्रेशर के सम के बराबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PEX प्लस PES, ठीक है। तब जाके मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का केस आएगा और मेरा लिक्विड का जो ड्रॉप है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में शांति से रह पाएगा बेचारा, ठीक है। चलो, अब मैं सबसे पहले क्या चाहूँगा, अब मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं ये देखूँगा कि लिक्विड का प्रेशर है कितना, लिक्विड का प्रेशर है कितना इन द टर्म ऑफ फोर्स। प्रेशर आ रहा है तो पहले फोर्स के कंडीशन में जाओ, फोर्स के कंडीशन में जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं सरफेस टेंशन के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, यानी सरफेस टेंशन मतलब क्या, सरफेस टेंशन अगर मैं पकड़ूँ तो मुझे फोर्स मिल जाएगा ना, यहाँ से तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे सरफेस टेंशन यानी S इज इक्वल टू क्या होगा, F/L होगा। L को इधर कर दो तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इंटू L होगा बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ठीक है, सब तो सही है सर, S भी ऐसे ही है, L की वैल्यू कितनी होगी, तो L कहाँ पे लगता है, यूनिट लेंथ में। अब ध्यान से देखना, नीचे क्या सर्कल है, हाँ या ना, नीचे सर्कुलर है कि नहीं है, सरफेस पे लग रहा है तो सर्कुलर है, और सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। अगर मैं इसका रेडियस क्या एज्यूम कर लूँ, R रेडियस एज्यूम कर लूँ, सर्कल का रेडियस कितना एज्यूम कर लूँ मैं, R, तो क्या होगा 2πr। यस और नो, बिल्कुल, क्योंकि सर्कल है ना भाई, नीचे से कैसा होगा सर्कुलर। यहाँ पे जो ड्रॉप दिख रही है, अगर तुम इसको उठा के ऊपर से देखोगे तो कैसा है, सही तो आएगा। और सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन यूनिट लेंथ पे लगने वाली फोर्स होती है। तो यूनिट लेंथ यानी यहाँ पे जो लेंथ होगी उसकी कितनी होगी, 2πr। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा सर, इतना होगा। ये क्या है, सरफेस टेंशन वाली फोर्स। अच्छा, ये देखिए बाहर का प्रेशर है, ये अंदर का प्रेशर है। अभी लग रहा है तो रेंडमली जिस बॉडी के ऊपर लग रहा है, कैसे ये लग रहा होगा, क्या सभी जगहों पे इक्वली काम कर रहा होगा। तो मैं कह रहा हूँ उसको समझिएगा। जैसे 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 मेरे पास क्या था, एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए इस बॉटल को लेते हैं हम, ये बॉटल लेते हैं, ये फ्रूटी का बॉटल है, इससे हमको लेना देना नहीं है, किसी का भी बॉटल हो। मेनली इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ऐसे प्रेशर, ये चारों ओर से प्रेशर लगा है। तो क्या ये सभी प्रेशर बराबर लग रहे होंगे, इससे प्रेशर तो पूरा का पूरा लग रहा है, क्या ये सभी जगहों पे बराबर लग पा रहा होगा। कहीं पे सरफेस क्या है, मान लो, ध्यान से समझ लो, ये इस ढक्कन को पकड़ो, ये ढक्कन क्या है, इस प्रेशर, सपोज कर लो ये मेरा प्रेशर है, ऐसे जा रहा है, तो इस ढक्कन पे तो मेरा प्रेशर का जो कनेक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो पा रहा है, क्या उतना ही टच कर पा रहा है जितना यहाँ पे टच कर पा रहा है। यानी यहाँ पे जो मेरी फिंगर है पूरा का पूरा टच कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर पा रही है। यहाँ पे भी तो सेम कहानी है, जब ऊपर से ऐसे चल रहा है तो प्रेशर पूरा का पूरा हर जगह पे क्या इक्वल लग पा रहा होगा, नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, मतलब पूरे एरिया पे बराबर नहीं लग पा रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, इफेक्टिव एरिया लेंगे। क्या लेंगे, इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया मतलब बहुत छोटा सा एरिया लेंगे, और उस बहुत छोटे से एरिया पे लगने वाले छोटे से फोर्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझे सर, ये लो
ऊपर की कहानी है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ऐसे सब जगहों पे लगा है। क्या ये प्रेशर सब जगहों पे इक्वल लग पा रहा होगा? नहीं। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, इसको एक तंबू समझ लो, तुम तंबू समझ लो। ऊपर से बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस तंबू के अंदर ध्यान देना, तंबू का शेप ऐसे ही है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे भी 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 होल है और यहाँ पे भी होल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बारिश आ रही है तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से आ रहा होगा? इन दोनों होल से आ रहा होगा, इस यहाँ से आ रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा? सर ये जो सबसे टॉप पे है यहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा होगा, जबकि यहाँ से कम आ रहा होगा पानी, क्योंकि बारिश तो ऐसे आ रही है, यस और नो? बारिश तो ऐसे आ रही है, सीधी आ रही है, और ये होल जो है यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे इस बूंद इस छेद के द्वारा पानी के आने के चांसेस क्या है? बहुत कम है, जबकि यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा पानी इन दोनों के रास्ते ज़्यादा नीचे आएंगे एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के रास्ते, मतलब इन दोनों छेद के कंपेरिजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आएगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी वैसे ही कहानी प्रेशर की है। प्रेशर भी हर जगहों पे क्या नहीं होता है? इक्वल नहीं होता है ना? यानी हर जगह इक्वल नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं? इफेक्टिव एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? इफेक्टिव। यानी पूरे एरिया में इक्वल नहीं लग पाने के कारण हम लोग क्या लेंगे? इफेक्टिव एरिया लेंगे। इफेक्टिव एरिया का मतलब हम क्या करेंगे? हम जस्ट छोटा छोटा एरिया लेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे एरियाज पे तो बराबर होगा। अगर मान लो, ध्यान से समझो, ये मेरा पूरा का पूरा फिंगर तो इस पर टच कर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ही मैं यहाँ भी एज्यूम करूँगा, यहाँ भी एज्यूम करूँगा थोड़ा, यहाँ भी एज्यूम करूँगा थोड़ा, यहाँ भी एज्यूम करूँगा, तो वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर लेके मैं पूरा बना दूंगा। बस यही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इफेक्टिव एरिया लूँगा। अब मैं यहाँ पे इफेक्टिव एरिया लूँगा, क्योंकि इफेक्टिव एरिया मेरा छोटा है, तो प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा? पूरा मतलब वो प्रेशर जो होगा वो छोटे एरिया में लग रहा होगा। मतलब ये जो प्रेशर है यहाँ पे छोटे एरियाज़ के अंदर मैं देखूंगा। इस तरीके से मैं छोटे छोटे एरियाज़ को अगर जोड़ूंगा तो पूरा मेरा बड़ा एरिया बन जाएगा। ऊपर से क्या लग रहा है? ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर इस छोटे एरिया पे तो लग रहा होगा। यहाँ भी मैं एकदम छोटा सा एरिया कंसीडर करूँगा तो यहाँ भी कितना लगेगा? पूरा का पूरा लगेगा। यहाँ भी अगर मैं छोटा सा एरिया कंसीडर करूँ तो यहाँ भी क्या लगेगा? पूरा का पूरा लगेगा। तो इस तरीके से तो मैं पूरा का पूरा ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ पे अगर देखूंगा तब तो बराबर प्रेशर लगेगा। पूरे एरियाज़ पे अगर मैं बराबर देखूँ तब बराबर नहीं नज़र आ रहा है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नज़र आ रहा है। फिर से अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो कहीं पे ज़्यादा बारिश की बूंदें आ रही हैं, कहीं पे कम आ रही हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे एरियाज़ पे पानी के गिरने की कहानी को समझूँ तो फिर क्या होगा? मुझे हर जगह बराबर पानी नज़र आएगा गिरते हुए, ठीक है। यही बात है, क्लियर है? तो इस कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, दैट मीन्स मैं अगर यहाँ पे क्या बात करूँ, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ फोर्स की, इस एक्सटर्नल फोर्स की, तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर, किसी को भी लो यार, मेनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को इधर कर दो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, है ना। अगर मान लो मेरा एरिया छोटा है, एरिया क्या है? छोटा, तो फोर्स भी तब क्या हो जाएगा? मेरा छोटा। प्रेशर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट छोटे एरिया पे मेरा क्या लगेगा? छोटा फोर्स। यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे भाई P इज इक्वल टू क्या होता है? इतना तो सबको पता है, डी एफ अपॉन डी ए, इतना लिख सकता हूँ, हाँ या ना। और इसको इधर कर दूंगा तो वही आ गया मेरे पास, डी ए इंटू पी इज इक्वल टू डी एफ। क्लियर है? बस वही चीज़ मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ। देखना यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखो मुझे क्या चाहिए? पूरे एरिया पे चाहिए, ठीक है। तो पूरे एरिया पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा? देखना ये कैसा एरिया है? इफेक्टिव एरिया है, इफेक्टिव एरिया है, ठीक। अब देखना ध्यान से, डी एफ मुझे पूरे पे चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा? ये पूरा फोर्स मुझे पता चल जाएगा। प्रेशर तो मुझे पता है कि पूरा ही लगेगा, लेकिन फोर्स मुझे तभी पूरा पता चलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना क्या होगा इसके आगे, यहाँ पे P तो बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बच जाएगा? मेरा इफेक्टिव एरिया। देखो ये पूरा एरिया है, मैंने छोटा एरिया यानी इफेक्टिव एरिया लिया है, ठीक। अब इस इफेक्टिव एरिया की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी? अगर मैं इसको भी अगर मैं क्या करूँ, इसको भी अगर मैं जोड़ दूँ, जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, और ये A इफेक्टिव होगा। नहीं सर, अब क्या है? पूरा एरिया मिल गया मुझे। अब मैं अगर इस एरिया की वैल्यू रखूँ तो क्या होगा मेरे पास? वो हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर, यानी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? P इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो होगा, सर्कुलर है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू P इंटू पाई आर स्क्वायर। मिल गया? ये क्या है? ये अगर मैंने एक्सटर्नल लिया है तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, और इस कंडीशन में ये आ गया। अगर मैं इसी कंडीशन में यहाँ पे ये ले लेता, क्योंकि देखो अंदर और बाहर की स्थिति दोनों सेम है, दोनों यहाँ पे कर्व पाथ पे ही लग रहे थे, सर्कल पे ही लग रहे थे, तो इसलिए बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों की सिचुएशन क्या है? एक है, तो उनके फोर्सेस की कहानी भी क्या होगी? सेम होगी।
तो ये तो बाहर का फोर्स है। अगर मैं अंदर के फोर्स की बात करूँ तो वो भी कितना होगा, वो भी यही होगा PL इंटू पाई आर स्क्वायर। देख पा रहे हो ना, ये भी ऐसे ही लग रहा है, ये भी ऐसे ही लग रहा है, ये एरिया पे लग रहे हैं और सरफेस टेंशन का तो सदाबहार जीवन चल रहा है, वो यूनिट लेंथ पे चल रहा है। ठीक है, मुझे ये सब मिल गया, बस उठा के यहाँ पे रख दो, काम खत्म। मेनली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास क्या है, PL है, तो PL की जगह पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? अच्छा PL है तो मेनली, अच्छा ठीक है, चलो सिंपल समझो। अगर मैं PL के कंडीशन की मैं बात करूं, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने प्रेशर का कंडीशन रखा है, मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट करके एक और तरीका लिख सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ कि अंदर का जो प्रेशर है बराबर होगा, या मैं लिक्विड का फोर्स बराबर होगा, वो किसके फोर्स के बराबर सर, बाहर के फोर्स के बराबर होगा। इसके साथ साथ जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स कितना है, ये रहा, यानी FS, इन सबको जोड़ दो तो इक्वल आएगा। यानी इसी चीज़ को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, बात एक ही है बिल्कुल। अब FL की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा PL इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स कितना है, वो है सर PEX इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस FS की वैल्यू कितनी है, तो वह है S इंटू 2πr। ठीक है, यहाँ पे देखो पाई आर क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो PL इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू पाई आर बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा PEX प्लस यहाँ पे PEX इंटू आर बचेगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बस 2S बचेगा। क्या बचेगा, 2S। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाई आर से पाई आर कैसी लेकर बच गया, तो PL इंटू आर बचा, इसको इधर बुला लो माइनस PEX इंटू आर, दैट मीन्स यहाँ भी वही होगा इंटू आर इज इक्वल टू यहाँ पे 2S। आर कॉमन ले लो, तो आर कॉमन, तो PL माइनस PEX इज इक्वल टू 2S। आर को उधर भेज दो तो PL माइनस PEX इज इक्वल टू आ गया 2S अपॉन आर। ये हमारे सामने फिर से वही रिजल्ट आ गया जो हमको चाहिए, यानी PL माइनस PEX इज इक्वल टू 2S अपॉन आर। आ गया कि नहीं आ गया वही रिजल्ट? तो आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड भी समझ में आ गया, यही था डायरेक्ट मेथड। कट कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, अब जो रिजल्ट निकला है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग रिजल्ट देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ से जो आपको रिजल्ट ध्यान देना है वो ध्यान देंगे। हमने जो रिजल्ट देखा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने जो टर्म में बात की है उसको समझिएगा। ये ड्रॉप की एक साइड की बात है, मतलब ध्यान देना, ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, तो इस लिक्विड ड्रॉप के थोड़ा सा आगे और पीछे ध्यान देंगे। मेनली ये बाहर की कहानी और ये अंदर की कहानी है। अगर हम बात करें बाहर और अंदर की कहानी की, तो यार ध्यान से देखो, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है। बाहर से इधर प्रेशर लग रहा है ये, और ये अंदर का प्रेशर है। ठीक है, मैंने जानबूझ के आपके सामने PS लिखा था, PS जैसा कोई टर्म नहीं होता है। ठीक है ना, PS जैसा कोई टर्म नहीं होता है कि सरफेस टेंशन द्वारा जो फोर्स प्रेशर उत्पन्न किया जा रहा है, बस ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, यानी प्रेशर ऑफ इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ आउटसाइड। ठीक है, इतनी बात तो तुम समझ गए होगे। अब अगर इतनी बात समझ गए होगे तो थोड़ा सा इसको और फील करो। अगर मैं इस शेप को देखूं तो क्या मुझे नजर आया, इसलिए मैंने आधा काट के दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब भी अंदर की ओर दबा हुआ पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और जब उठा हुआ सरफेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल, और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल। ठीक है, उठा हुआ तल। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि प्रेशर ऑफ कॉनकेव इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स, यानी जिधर कॉनकेव साइड है उधर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जिधर कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है। यानी जिधर उठा हुआ तल होगा उधर प्रेशर कम
जिधर दबा हुआ तल होगा उधर प्रेशर ज़्यादा है। क्या इस बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो तुम 1 सेकंड के अंदर ऐसे, अगर मान लो एक शेप बन जा रहा है लिक्विड का, लिक्विड इस शेप में है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। देखो यार, सरफेस टेंशन हर जगह नहीं ना आएगा, ठीक है। अब सरफेस टेंशन को 2 सेकंड के लिए हटाओ स्टोरी से और बस ये देखो कि प्रेशर की कहानी क्या है। सरफेस टेंशन इट इज़ अ फोर्स ऑफ यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है वो, यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर इस शेप में बात करूँ तो ये क्या है, ये दबा हुआ तल है, दबा हुआ तल है, और दबे हुए तल पे प्रेशर ज़्यादा होता है उठे हुए तल से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अवतल है, अवतल मतलब दबा हुआ तल, और दबे हुए तल में ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं इस इमेज से लेके चल रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? अंदर का लिक्विड का जो प्रेशर था वो ज़्यादा था ना, किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो ये दबा हुआ तल है और ये क्या है, उठा हुआ तल है। अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ तो मैं यहाँ पे क्या ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ऐसे देखना, यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। सपोज कर लो इसको मैंने P1 ले लिया और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे मान लेते हैं कि P2 ले लिया, तो 100% P1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा P2 से। क्या इस बात को मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। तो जहाँ भी ध्यान देंगे, लिक्विड अगर ऐसे शेप में नजर आ रहा है, एक साइड उठा हुआ तल है, एक साइड दबा हुआ तल है, तो उस कंडीशन में आप तुरंत क्या कहेंगे कि जिधर उठा हुआ है उधर कम प्रेशर, जिधर दबा हुआ है उधर ज़्यादा प्रेशर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वाटर ड्रॉप के खेल से, एक्सेस ऑफ प्रेशर से आप ये अच्छे तरीके से फील कर लिए होंगे। और अगर ये फील कर लिए हो तो आप बाकी कईयों का क्या कर सकते हो, बाकी कईयों का प्रेशर आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो आप इतनी बात को पहले समराइज करोगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अब जब ये बात आप लोगों ने समझ ली, क्या समझ ली कि भैया P कॉनकेव इज ग्रेटर देन P कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रेशर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है भैया। अगर मैं बात करूँ, क्या बात करूँ कि जो P कॉनकेव होगा वो कितना ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा P कॉन्वेक्स से 2s/r, ठीक है, 2s/r ज़्यादा होगा। ये भी याद रखेंगे, कितना ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा है। लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको और समझाऊँ, क्या समझाऊँ सर, समझाइए थोड़ा। अगर सपोज कर लो, ये अगर मान लो कि जो ड्रॉप है वो पूरा का पूरा है, नहीं समझे सर, अगर ये पूरा का पूरा सर्कल बना रहा है, ठीक है, तब उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, 2s/r, यानी कितना ज़्यादा है, 2s/r। अगर सिर्फ आधा सर्कल बन रहा है, यानी सरफेस जो है आधा है, दोनों छोर उपस्थित नहीं, यानी पूरा सर्कल नहीं बना पा रहा है, तब कितना ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ध्यान देना, इस कंडीशन में ज़्यादा होगा ये s/r, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो स्थिति बनेगी, ये जो आप देख पा रहे हो 2s/r, उसके लिए है कि जब एक पूरा का पूरा सर्कुलर सरफेस बन रहा है। अगर आधा बन रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो P कॉनकेव है, P कॉनकेव इज इक्वल टू P कॉन्वेक्स, कितना ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा s/r, 2s/r नहीं होगा, ठीक। और अगर ऐसा हो गया कि डबल हो गया, मतलब एक सर्कल तो बना ही बना, मतलब सरफेस 2 है, यानी 2 सरफेस आ गई, डबल सर्कल का मतलब 2 सरफेसेस आ गई, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P कॉनकेव यानी प्रेशर ऑफ कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन होगा, मतलब इज इक्वल टू, करना है मुझे कॉन्वेक्स के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2s/r का दोगुना कर देना पड़ेगा, यानी 4s/r हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या मैंने बोला, आधा हो गया तो s/r, खड़ा है तो पूरा 2s/r, दोगुना हो गया एंड डबल सरफेस आ गया तो 4s/r। अगर ये भी बातें आप समझ लिए, कितना ज़्यादा है ये भी आप समझ लिए, तो अब आप कई और चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेनली अगर आप बात करें कि अगर कोई सॉफ्ट बबल है, किसी सॉफ्ट का बबल, देखिए सॉफ्ट फिल्म, मतलब फिल्म का मतलब आप सभी लोगों को पता है, फिल्म, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिल्म, फिल्म और बबल में डिफरेंस है। अब मैंने यहाँ पे बोला सॉफ्ट बबल, तो सॉफ्ट बबल मतलब ये होता है कि जब आप फूकते हो तो गोलाकार निकल के आता है ना, तो बबल है जो सर्कुलर शेप में है, और जब वो आयताकार शेप में है तो उसको हम फिल्म बोलेंगे, ठीक है ना। बबल मतलब सर्कुलर, और फिल्म बोल दिया तो याद रखेंगे रेक्टेंगुलर, ठीक है। फिल्म बोल दिया तो रेक्टेंगुलर और बबल बोल दिया तो सर्कुलर। अच्छा, सॉफ्ट बबल की बात करोगे तो सॉफ्ट फिल्म की तरह
इसके पास भी कितने लेयर होते हैं, कितनी सरफेसेस होती हैं, दो होती है, मतलब ये है एक और एक, दो। ठीक है, अगर हम बात करें ध्यान से देखेंगे तो हमको पता है कि अगर केवल एक सरफेस होती, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो कितना होता, हमको जस्ट पता है कि इधर कितना है, ये एक्सटर्नल है यानी आउट वाला है, और इधर क्या है, अंदर वाला है। तो अंदर वाला जो है वो ज़्यादा है, अंदर वाला ज़्यादा है, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितना होगा इस वाले पोर्शन में, तो सर वो होगा, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर देखूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा कि आउट वाला जितना प्रेशर है उससे 2S/R ज़्यादा है कि नहीं है, 2S/R ज़्यादा। अब अगर मान लो क्या हो गया, इसके पास एक और लेयर आ गई, तो फिर मैं थोड़ा सा और अंदर आऊँगा ना, तो जितना यहाँ पे है अब उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं समझे सर, सिंपल, और आसान करते हैं भाई, यहाँ पे हम लेके आते हैं, ये एक सर्कल है, तो अभी हम जस्ट देखें कि इधर क्या है, पी आउट है, इधर क्या है, पी इन है, और अगर मैं इस पी इन की वैल्यू निकालूँ तो पी इन की वैल्यू कितनी मिलेगी, पी इन की वैल्यू मुझे मिलेगी पी आउट मतलब बाहर का प्रेशर कितना है, उसमें 2S/R जोड़ दो, यही तो होगा अंदर का प्रेशर। ठीक है, अंदर का प्रेशर 2S/R ज़्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है। अब सपोज कर लो इसके अंदर भी एक और सरफेस आ गई, क्योंकि इधर कैसे तुम लोगों ने बोला कि इधर ज़्यादा है इधर कम है, क्योंकि तुमने देखा कि उठा हुआ सरफेस है इधर, तो इधर क्या होगा, कम होगा, और इधर दबा हुआ सरफेस है तो इधर ज़्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है। अब सपोज कर लो कि मैंने इसके अंदर भी एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल और आ गया, तो फिर क्या हो गया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आया अभी जस्ट ये वाला, कि भैया पी इन जो था वो किसके बराबर था, पी आउट प्लस 2S/R, वो क्या था, ये तो बाहर का हो गया। अब इस बबल के कंडीशन में देखोगे, यानी इस सरफेस के कंडीशन में या इस सर्कल के कंडीशन में, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स बन गया, और ये क्या हो गया, कॉन्केव बन गया। तो इसका मतलब यहाँ वाला प्रेशर इस वाले से क्या होगा, कम होगा, यानी यहाँ पे फिर इसका दोगुना बन जाएगा। तो इसका दोगुना मतलब यहाँ पे जो पी इन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा पी आउट, मतलब इस वाले प्रेशर में जितना है 2S/R है, इसमें प्लस 2S/R। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि सबसे जब सॉफ्ट बबल होता है तो सॉफ्ट बबल के केस में, सॉफ्ट बबल के अंदर जो सबसे अंदरूनी जो प्रेशर होता है यानी पी इन जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी आउट प्लस 4S/R। और जस्ट अभी समझाया है कि डबल सरफेसेस होंगी तो फिर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4S/R, 2S/R जुड़ जाएगा 4S/R। तो ये तो सॉफ्ट बबल के केस में हो गया। अगर एयर बबल हो, एयर बबल, इसको नोट कर लीजिएगा आप, एयर बबल देखते हैं हम लोग। देखिए अगर हमारे सामने क्या आ गया, एयर बबल आ गया। अब एयर बबल अगर है तब क्या होगा, एयर बबल मतलब सपोज करिए पानी है भाई, हवा का बुलबुला आप लोगों ने देखा है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पानी है यहाँ पे, और बीच में देखिए चारों ओर पानी ही है, और बीच में क्या है, बुलबुला आया। ठीक है, सपोज कर लो ये बुलबुला कितनी हाइट पे है भैया, कैपिटल H हाइट पे है। ठीक है, तो ऊपर से आप सबको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा सरफेस पे P0। ठीक है, और यहाँ तक पानी का जो प्रेशर होगा इस बुलबुले के ऊपर कितना होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा P0 प्लस ρgh। यस और नो, यहाँ पे बुलबुला है, यहाँ तक पानी का प्रेशर कितना होगा, इतना होगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो ये है बुलबुला, इस बुलबुले के बाहर जो प्रेशर है यानी ये जो पी आउट है, बाहर वाला प्रेशर है, वो किसके बराबर है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मिटाना पड़ रहा है। ये बुलबुला है मुझे मेरा, और यहाँ पे जो पी आउट है यानी आउटर प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो सर है P0 प्लस ρgh के, है ना, यानी बाहर का प्रेशर है। तो 100% सीधी सीधी बात है, ये तो बाहर का प्रेशर है, तो अंदर का प्रेशर इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 2S/R, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है पूरा सरफेस। तो अगर मैं पी इन निकालूं तो पी इन क्या होगा, एयर बबल के कंडीशन में पी इन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी आउट कितना है, P0 प्लस ρgh, और इसमें 2S/R जुड़ जाएगा, खत्म। तो अंदर का प्रेशर ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा एयर बबल। अगर मान लो तुम्हारे सामने सिलेंड्रिकल शेप आ गया, सिलेंड्रिकल शेप कैसे होता है, अगर तुम बात करोगे तो कुछ ऐसा होता है। सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब सिलेंडर ऐसे ही तो होता है, एक सरफेस इधर से दूसरी सरफेस ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप आपको नजर आएगा सिलेंडर के शेप में, सिलेंडर के शेप में, सिलेंडर का शेप आधा ऐसे नजर आएगा आपको। ठीक है ना, सिलेंडर के शेप में। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ तो सरफेस कितनी है, इतनी ही तो है,
अगर मैं यहाँ पे प्रेशर देखूँ तो फिर कितना होगा, ये बताओ। ये क्या है, दबा हुआ है, ये क्या है, उठा हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये पी इन वाला है और ये क्या है, पी आउट वाला है, ठीक है। अगर मैं अंदर का प्रेशर निकालूं, अगर मैं अंदर का प्रेशर निकालूं पी आउट, तो पी आउट कितना होगा, पी आउट कितना होगा सर। पी आउट जो होगा वो पी इन से क्या घटाने पे, या सीधा सीधा समझो यार, पी इन कितना होगा, पी इन इज इक्वल टू पी आउट में अगर मैं कितना जोड़ूंगा, अगर मैं एस अपॉन आर जोड़ूंगा तो उसके बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो मेरा इनसाइड प्रेशर होगा वो बाहरी प्रेशर से एस अपॉन आर ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस ले लिया। अगर दूसरा सरफेस लूँगा तो मेरे पास क्या जगह 2s अपॉन आर, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा प्रेशर वाला। और एक्सेस प्रेशर कितना होता है किसी भी लिक्विड की ड्रॉप के अंदर, किसी भी एयर बबल के अंदर, या किसी भी सिलेंडर के अंदर, या किसी भी सॉफ्ट बबल के अंदर, सब आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं आज के लेक्चर को यहीं पे डन करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग और भी बातें सीख रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एमर्स।